स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी गुलाम वंश का अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिसमें इल्तुतमिश हुआ, बलबन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। इन सब का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल रहा है वो लगभग 1206 से लेकर 1526 एडी तक रहा है। 1206 से लेकर 1526 एडी तक जो शासन रहा है वो दिल्ली सल्तनत का रहा है। कुल 5 वंशों ने शासन किया था इस पर। लगभग 300 वर्ष का समय लगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जिन बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे या देखेंगे वो इस तरह हैं। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश आप लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कई बार बन जाते हैं। गुलाम वंश का जो शासन रहा वो बेटा 1206 से लेकर 1290 तक रहा। लगभग 84 वर्ष का शासन था और 84 वर्ष के अंतर्गत 11 शासकों ने शासन किया। 11 शासक थे, 84 वर्ष शासन किया, 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश के बाद आता है बेटा खिलजी वंश। खिलजी वंश। और अगर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक अगर आप लोग देखें तो लगभग 30 वर्ष का शासन रहा और 5 शासकों ने शासन किया। खिलजी वंश की बात करें तो आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बारे में देखें तो लगभग 1320 से लेकर 1414 तक का शासन रहा। अगर हम लोग इसके सन के हिसाब से देखें लगभग 93-94 वर्ष का समय लगेगा। 94 वर्ष का समय लगा और इस दौरान 9 शासकों ने शासन किया जो महत्वपूर्ण शासक है। तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद में अगर हम लोग देखें तो 1414 से लेकर 1451 तक का समय रहता है। समय लगाएं लगभग तो 37 वर्ष का समय आएगा और इस दौरान लगभग 4 शासकों ने शासन किया। सैयद वंश के बाद हम लोग बात करें तो लोधी वंश आता है, लास्ट का 5वां लोधी वंश। और लोधी वंश की बात करें तो ये लगभग 1451 से लेकर 1526 तक का शासन करता है। 77 वर्ष लगेंगे। 51 से लेकर 26 लगभग 75 वर्ष लगेंगे, 75 ईयर्स। और इस दौरान 3 शासक महत्वपूर्ण रहे। लोधी वंश का एक शासक था बहलोल लोधी। वह सर्वाधिक पूरे अगर सल्तनत काल में देखा जाए तो सर्वाधिक समय तक लगभग 38 वर्ष तक उसने शासन किया। लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी। तो पूरे सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति था बहलोल लोधी। लगभग उसने 38 वर्ष शासन किया। तो चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा
बहलोल लोदी, बहलोल लोदी सल्तनत काल का, सल्तनत काल का सबसे अधिक लंबे समय तक, सबसे अधिक लंबे समय तक, सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। सबसे अधिक लंबे समय तक शासन के लगभग 38 वर्ष। तो बहलोल लोदी हैं जिसने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में जो 5 वंशों ने शासन किया दिल्ली पर, उसके संदर्भ में एक संक्षिप्त जानकारी रही। अब हम लोग धीरे धीरे करके एक एक वंश को पकड़ेंगे और उनको निपटाएंगे। तो पहला हम लोग आज बात करेंगे गुलाम वंश की। तो पहले हम लोग बात करते हैं गुलाम वंश की। 1206 से लेकर 1290 तक इसका शासन है। देखिए, नाम है गुलाम वंश, अर्थात गुलामों के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई और उनके द्वारा चलाया गया। दो गुलामों का जिक्र इसमें मुख्य है, एक तो इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बड़ी लंबी कहानी है, कभी अगर डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो बेचने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश को, उसने गोरी को देने से मना कर दिया। तो गोरी ने पूरे गजनी के क्षेत्र पर, कोर के क्षेत्र पर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी। तब कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा गया कि तुम खरीद के लेके आओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए ही इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम, उसने फिर गुलाम खरीदा, तो गुलाम का गुलाम। चलिए बात करते हैं हम लोग पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की लोग बात कर। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला पॉइंट बनता है इसके बाद, ये गुलाम वंश का शासक था और इसका जो वंश था वो ममलूक वंश कहलाता। ममलूक उन्हें कहा जाता है जिनके माता पिता स्वतंत्र होते हैं लेकिन बच्चे गुलाम होते हैं। तो लिखिएगा गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। बेटा नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। इस वंश को ममलूक वंश, ममलूक वंश भी कहा जाता है। इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो लिखिएगा यह है मोहम्मद गोरी का, यह है मोहम्मद गोरी का मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था बेटा? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब जब गोरी गोर क्षेत्र वापस लौट गया तो जो अपना इंडिया का विजित क्षेत्र था वो सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया कि बेटा तुम ही देखभाल करो इसकी। इसकी कुछ उपाधियां हैं, इसकी कुछ उपाधियां हैं जैसे लाल बख्श। हम कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों की बात करें, उपाधियां, तो दो उपाधियां महत्वपूर्ण हैं। एक तो लाख बख्श,
और दूसरी उपासि है कुरान कुरान ख्वा। लाल बख्श कहा जाता है जो लाखों का दान करने वाला हो। कुरान खुआ जिसे कुरान मुंह जवानी रटी हुई हो, उसको कहा जाता है कुरान खुआ। अगर बात करें हम मस्जिद की, तो कौन कौन सी मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी? तो दो मस्जिदों का जिक्र मिलता है। एक तो कुब्बत उल इस्लाम, ये मस्जिद कुतुब मीनार के पास में है। कुब्बत उल इस्लाम, ये मस्जिद बनाई गई थी दिल्ली में, कुतुब मीनार के क्षेत्र में है दिल्ली। और दूसरी थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद का नाम है और ये स्थित है अजमेर में। तो दो मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया, कुब्बतुल इस्लाम का और अढ़ाई दिन का झोपड़ा का। इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण करना प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ, प्रारंभ करवाया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, अब उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अच्छा, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोले कहते हैं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर होगी, लेकिन ये गलत है। जो कुतुब मीनार उसने बनाई थी, वो एक संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं कराया था। तो लिखिएगा, ख्वाजा संत थे एक ये, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, के सम्मान में। ठीक है, यही प्रश्न बन जाते हैं। इसको पूरा किसने करवाया, किसको? कुतुब मीनार को। इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है, यह पॉइंट महत्वपूर्ण था, लिखिएगा। अब जो प्रश्न बनते हैं वो बन जाते हैं कि इनके समय में कौन कौन से लेखक थे। तो लेखक में अगर हम बात करें तो एक लेखक का नाम आता है जिनका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ताजुल मिसारी या मासिर, ताजुल मासिर। इनकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। ये पुस्तक है दिल्ली सल्तनत के इतिहास की पहली पुस्तक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास वर्णित है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास की, दिल्ली सल्तनत के इतिहास, पहली पुस्तक, पहली पुस्तक है इनकी हसन निजामी साहब की ताजुल मासिर, ये पुस्तक का नाम है। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास की पहली पुस्तक है। एक दूसरा राइटर है फकरुद्दीन, उनकी तारीख है मुबारक शाही। दूसरे राइटर है फकरुद्दीन, तारीख ए मुबारक शाही।
तारीख है मुबारक शाही। ठीक है बेटा, इतनी बातें रही। बात करते हैं हम 1210 की। 1210 में ये पोलो का खेल, चौगान भी कहते हैं उसको, पोलो का खेल घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। वो खेल रहे थे तो घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। बात है 1210 एडी की। 1210 एडी, चौगान खेलते समय, या पोलो भी लिखा है, चौगान या पोलो दोनों लिख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से बात कर लीजिए। खेलते समय, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु। ठीक है, फिर ये खत्म हो गए, और खत्म हो गए तो कहानी भी खत्म हो गई। अब इनके बाद एक व्यक्ति बैठता है आराम शाह। नाम भी आराम शाह और काम भी आराम शाह। आराम से जिंदगी जीने में विश्वास करते थे, बोले क्यों पंगा लें, कुछ नहीं करना इनको। सबसे अयोग्य शासक, ये कौन थे? सबसे अयोग्य शासक। कुछ नहीं इन्होंने बस करा सोलो, क्योंकि नाम ही आराम है, तो इन्होंने आराम ही करा अपने जीवन में, और बस कहानी खत्म हो गई। अब इनको पराजित कर कर गद्दी पे बैठ गया इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश बैठ गए गद्दी पर। इनका जो वंश था उस वंश को कहा जाता है इलवरी वंश। इलवरी वंश का है, तो क्योंकि ये इलवरी जाति का था इसलिए इलवरी वंश कहा जाता है। दो चार बातें हैं इनके बारे में। एक तो सबसे पहले इन्होंने साहब जो पद है इसको वंशानुगत बनाया। पहले होता था कि साहब दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, अब ये वंशानुगत हो गया। एकता व्यवस्था इसने शुरू करी। इसके अलावा इसने सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखवाए। इसने चालीसा दल के गठन किया, चालीसा दल बनाया। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य, इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि इल्तुतमिश के समय किए गए, तो लिख लेते हैं एक बार। यह इलवरी जाति का था। यह इलवरी जाति का था। इसलिए इस वंश को, इस वंश को इलवरी वंश कहा जाता है। इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? इलवरी वंश कहा जाता है। ऐबक ने इसको ग्वालियर का इख्तियार बनाया था, तो लिख लीजिएगा, ऐबक ने ऐबक ने इसे ग्वालियर का इख्तियार बनाया। तो एकता व्यवस्था को शुरू करने वाला भी यही व्यक्ति था। ठीक है, तो लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिएगा या भी लिख लीजिएगा, भारत में तुर्की शासक का, तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहलाता। इसने क्या करा? इसने सुल्तान के पद को, सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया। अब इसके वंश का ही कोई व्यक्ति बैठेगा।
वंशानुगत बनाया। और क्या करा, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है। और क्या किया, इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। दो तरह के सिक्के होते थे, एक टंका होता था और एक जीतल होता था। टंका और जीतल दो तरह के सिक्के होते थे। टंका जो होता था वो चांदी का बना होता था, और जो जीतल होता था ये पीतल का बना होता था। सॉरी, तांबे का बना होता था। पीतल तांबे का बना होता, तांबे का। ठीक है, टंका चांदी का और जीतल तांबे का बना हुआ होता था। ठीक है, और अगर विशेषता देखें, इसने सिक्कों पर इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना का नाम लिखवाना शुरू किया। सिक्कों पर टकसाल का, टकसाल होता है जहां पर सिक्के ढलते हैं। कहाँ पर ढले, मान लीजिए जिस शहर में ढले उसका नाम, उस टकसाल का नाम लिखवाना इसने शुरू किया था। ठीक है, और क्या करा, इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। ठेकेदार बनाए जाते थे, एकता व्यवस्था शुरू की। ठीक है, और क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। ठीक है, इसने क्या करा, निर्माण कार्य पूरा कराया। इसका एक बड़ा पुत्र था, इसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। उसकी मृत्यु हो गई। उसने उसकी याद में दिल्ली में एक मदरसा बनवाया। मदरसा ए नासिरी। मदरसा ए नासिरी दिल्ली में एक मदरसा बनवाता है। इसके समय में एक राइटर था जिसका नाम मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी तबकात ए नासिरी। ठीक है, इस पुस्तक का लेखक था जो कि इनके दरबार में रहता था। इसने अपने बड़े पुत्र अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद की याद में या स्मृति में, स्मृति दिल्ली में, दिल्ली मदरसा ए नासिरी, मदरसा सेरी की स्थापना की।
स्थापना। अब इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज, ये राइटर का नाम है बेटा, किताब का नाम मत समझ में बैठना। तबकात ए नासिरी लिखी है इसने पुस्तक, मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में पुस्तक, तबकात ए नासिरी। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। इसके अलावा इन्हें चालीसा दल का गठन किया। चालीसा दल का निर्माण। इस चालीसा दल का एक दूसरा नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तो अगर उस नाम से आए तो उस नाम से कर देना, और चालीसा दल करके आए तो चालीसा दल करना है। तुर्क ए चहलगानी लिख देता हूँ, तुर्क ए चहलगानी या तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, ये उसका नाम है। इल्तुतमिश इसके बारे में कहा जाता है, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलाम का गुलाम कहा। गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, तो गुलाम के गुलाम हो गए। अब इसके बाद आता है रजिया का नंबर। इनकी बेटी थी रजिया, योग्य शासिका, लेकिन षड्यंत्रों में घिर गई और ज़्यादा लंबे समय तक इसने अपना शासन नहीं चला पाई। मिन्हास स्वराज कहते हैं इसके बारे में कि ये भाग्य से ही पुरुष नहीं थी, बल्कि इसके सारे गुण पुरुषों के समान थे और एक अच्छा नेतृत्व दे सकते थे। तो मिन्हास स्वराज इनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर ये पुत्र होती तो बहुत अच्छी स्थिति में होती, बहुत सद्गुणों से भरपूर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो तीन शासक और रहे जिनका नाम था बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद। कोई नहीं पूछ रहा है इनका, इन्होंने कुछ नहीं करे। अब बात करते हैं बलबन। बलबन बलबन की बात करते हैं। इसका एक अन्य नाम था जिसका नाम था उलुग खां। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इसका एक अन्य नाम, या अन्य नाम ही लिख लेते हैं, अन्य नाम, उलुग खां। ये इस बात पर मानता था कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का दूत होता है। तो सुल्तान के द्वारा की गई बात ईश्वर द्वारा, यानी कि अल्लाह के द्वारा की गई बात खुदा के द्वारा की गई बात होती है। तो ये सुल्तान को देवता तुल्य मानता है। बाहुबली में एक शब्द भी है ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है। अरे भाई, तुम्हारा वचन तुम्हारा शासन कैसे हो गया? ये निरंकुशता का पर्यायवाची है। निरंकुशता को दिखाता है कि वहाँ का शासक निरंकुश है, उसने जो कह दी वो ही अटल सत्य हो गया। उस टाइप का ही बलबंत था। इसका अन्य नाम उलूग खां था। ठीक है, इसने रक्त और लोह की नीति रक्त एवं लोह की नीति, रक्त एवं लोह की, इसने दो उपाधियां प्राप्त करी, जिल ए लाई और नियामत ए खुदाई। जिल ए लाई और नियामत ए खुदाई दो उपाधियां इसने प्राप्त की, लेकिन कोई मतलब इसका है नहीं। इसके समय चालीसा दल समाप्त कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चालीसा दल समाप्त। इसने दो पद थे, एक था दीवाने बिजारत को दीवाने अर्ज से अलग कर दिया। तो दीवाने बिजारत, दीवान ए बिजारत
ये वित्त विभाग से संबंधित था। वित्त विभाग। और दूसरा है दीवान ए अर्ज। और दीवान ए अर्ज ये सैन्य प्रशासन से संबंधित। को अलग अलग कर दिया। अलग कर दिया। ठीक है। इसने दो पद्धति अपनाई, सिजदा और पाबोस की। सिजदा और पाबोस की। सिजदा और पाबोस की परंपरा शुरू। सिजदा और पाबोस की जो परंपरा थी उसने शुरू की है। इसका एक गुप्तचर विभाग था जिसका नाम था बरीद ए मुबालिक। तो बात करें गुप्तचर विभाग की। बरीद ए मुबालिक। बरीद ए मुबालिक। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज गुलाम वंश का अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अन्य मुद्दों पर बात करेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक